हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका जो है 17 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैथ्स में भी आपका जो 2 भाग में डिवाइड रहता है, तो 15 क्वेश्चन आपका जो है कैलकुलेटिव रहता है, बहुत ही ईजी रहता है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका जो है CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला देखिए आपका है अंकों 0, 3, 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन तीनों अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी कि आपके पास जो है 3 डिजिट है, यानी कि 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो इस तरह से इन तीनों के सहारे से आप लोग को जो है मतलब कि बनाना है, भिन्न भिन्न संख्या बनाना, और किसी का जो पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसके लिए आपको मतलब कि 3 डिजिट है, तो इसके माध्यम से आप कितना जो संख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यदि बनाएंगे तो कितना 305 आप लोग कर सकते हैं एक बार। उसके बाद 350 लिख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर 503 लिख सकते हैं। उसके बाद 530 लिख सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप लोग 0, 3, 5 भी बना सकते हैं। 0 उसके बाद 3, 5 हो गया, उसके बाद 0, 5, 3 भी बना सकते हैं। बट आपका जो है ये जो है आपका 3 डिजिट का होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन आपका ये दोनों जो आपका जो है वैसे 6 आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, 6 बना सकते हैं। बट आपका वैल्यू जो है आपका 4 का ही होगा, यानी कि 3 अंकों के उपयोग में जो लाया जा सकता है तो कितना टोटल संख्या होगा, तो टोटल 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो 3 डिजिट का नहीं कहलाएगा, आपका जो 2 डिजिट के ही अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए आपका टोटल संख्या 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या दिया गया यहाँ पे आपके पास 1, 0, 4, 6, 7, इनमें से किस अंकों का अधिकतम यानी कि स्थानीय मान होगा। तो इसमें स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके बायों साइड हो रहा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो एक आपका जो 10,000 की जगह पे है, तो इसको जो आप लोग 10,000 से गुना करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस तरह से आप लोग मतलब कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, क्योंकि यह 10,000 के स्थान पे है। तो इसीलिए 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों के समान रूप से वितरित किया जाता है। मतलब कि टोटल कितना दूध है, 20 लीटर दूध है। इसमें जो है स्कूल में सभी विद्यार्थियों को समान रूप से बांटा जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 यानी कि इतना लीटर दूध प्राप्त होता है। तो टोटल कितना विद्यार्थी होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों को 1/4 दूध मिल रहा है, 1/4 लीटर मिल रहा है, और टोटल 20 लीटर दूध है। तो कितना बच्चा को दे सकता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आपका 4 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 चौके 80। टोटल कितना विद्यार्थी हो जाएगा, 80 विद्यार्थी उस विद्यालय में होगा। यदि 1/4 लीटर करके यदि 20 लीटर को दूध बांटेगा तो टोटल 80 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 80 लीटर बोल रहे, टोटल 80 विद्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। मतलब कि ट्विन प्राइम नंबर जो है टोटल कितना है वही आपको अभाज्य युग्म संख्या बताना है, ट्विन प्राइम नंबर। तो 1 से 50 के बीच में कौन हो जाएगा, जैसे कि अभाज्य युग्म संख्या कौन कहलाता है, वैसी अभाज्य संख्या का युग्म जिसका बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस 2 हो और उसका HCF यदि हम लोग निकालेंगे तो वो 1 हो जाता है। तो HCF तो वो 1 होना ही है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है गायब जो होता है 2 का होता है। इस तरह से मान लीजिए पहला युग में आपका 3 और 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 और 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 और 13 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का 17 और 19 हो जाएगा। उसके बाद आपका 29 और 31 हो जाएगा। उसके बाद एक आपका जो है 41 और 43 हो जाएगा। इस तरह से टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो टोटल आपका जो है 6 ऐसे मतलब कि संख्या है, मतलब कि समूह है, जिसका जो है मतलब कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म संख्या, तो टोटल 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43, तो ये सारे जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, तो आप लोग का 6 आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल। तो आपको बताना है कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल क्या होगा। पहला ऑप्शन में है उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है, उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से छोटा होता है। तो एक उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल क्या होता है, तो उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से छोटा होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 4 तो 9 हो जाएगा, इस तरह से 9999 हो जाएगा। और 4 अंकों का ही सबसे आप लोग यदि न्यूनतम संख्या लेंगे तो 1 पे 3 0 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल निकालना, तो जोड़ दीजिए, इस तरह से जोड़ देंगे तो आप लोग का आ जाएगा कितना 1099। इस तरह से कौन, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से 10999, इस तरह से दोनों का योग हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या आपको बताना है। तो एक बिंदु है, इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक बिंदु है, तो इस बिंदु से कितनी रेखा आप लोग खींच सकते हैं। तो इसके लिए तो अपरिमित रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी एक रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब कि इसका जो मतलब कि आप लोग गिनती नहीं कर सकते, अपरिमित हो जाएगा। तो इस तरह से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है अपरिमित रूप से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, एक घन का प्रत्येक फलक किसके आकार का होता है। तो आपके पास मान के चलिए एक घन है, तो इस घन का जो है प्रत्येक फलक जो है किसके आकार का होता है, वही आपको बताना है। तो इस तरह से देखिए, प्रत्येक जो है आकार जो है मतलब कि इस घन का जो है प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग के समान होता है। तो इस तरह से वर्ग का समान मतलब कि होता है। तो घन का क्या होता है, सभी भुजा मतलब कि आपस में बराबर होता है, सभी फेस भी एक समान होता है, एक तरह से वर्ग भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वर्ग के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, 2/2/3 समकोण बराबर है। तो इस तरह से आपके पास है क्वेश्चन है, 2/2/3 कितने समकोण के बराबर है। तो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूना 6 2 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 को कितने समकोण, तो इसको 90 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, यानी कि 240 हो जाएगा। तो 240 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना था, तो 2/2/3 मतलब 8/3 आया, इसी को 90 से आपको 90 डिग्री से, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला है कि किसी स्कूटर ने पहले माह में 67 किलोमीटर 8 घंटा 4 DM की दूरी तय की तथा दूसरे माह में 48 km 8 DM 7 M की दूरी तय की। तो दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितना दूरी अधिक तय किया। तो डायरेक्ट आपका अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 डेकामीटर, यानी कि DM मतलब क्या हो गया, डेकामीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 डेकामीटर बराबर कितना होता, 1 डेकामीटर बराबर आपका जो है, 1 डेकामीटर बराबर आपका 10 मीटर के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर के बराबर हो जाता है। और एक यदि हेक्टोमीटर की बात करें तो 1 हेक्टोमीटर, यहाँ पे 8 जो है हेक्टोमीटर है, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर आपका 100 मीटर हो जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। तो इतना कन्फर्म है, तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग जब इसे क्लियर करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो देखिए कितना है, 67 किलोमीटर। तो 67 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए, 1000 से गुना हो जाएगा
उसके बाद क्या है 8 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, तो यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 4 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 4 डेकामीटर बराबर 40 मीटर। इस तरह से पहले इसे जोड़ दीजिए आप लोग, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा वाला टर्म को आप लोग देखिए दूसरे माह में 48 किलोमीटर, तो 48 को 1000 से। उसके बाद देखिए 8 डेकामीटर है, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 8 डेकामीटर बराबर 80 मीटर हो गया। उसके बाद 7 मीटर है, इस तरह से इसे भी जोड़ दीजिए, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालिएगा, तो आपका आ जाएगा, इन दोनों का आपको अंतर निकालना, मतलब कि बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना। तो आपका आंसर किस तरह से आएगा 19, 7, 5, 3, तो 19, 7, 5, 3 इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, तो 19, 7, 5, 3 फर्स्ट वाला ऑप्शन में, मतलब 19 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 8, 5 डेकामीटर, 3 मीटर, तो इस तरह से 19, 7, 5 इस तरह का इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 AM पर जो प्रारंभ हो जाता है तथा 12:55 PM पर जो मध्यावकाश, मतलब कि बीच में जो फिर छुट्टी हो जाता है, तो मध्यावकाश तक कितना समय मतलब कि अध्ययन हुआ वही आपको बताना। तो क्या है, सिंपल सी है कि उसमें जो है मतलब एक तरह से अंतर आपको निकालना है। तो 12:55 तक जो है क्लास चला है, क्लास चालू हुआ था कितना 10 में, तो इस तरह से डिफरेंस निकाल दीजिए आप लोग, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 घंटा 45 मिनट टोटल क्लास चलता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, 2 घंटा 45 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 सर्वंसम वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो 4 सर्वंसम वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया कितना 256 वर्ग इकाई का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप आपको बताना है। तो इसमें देखिए वर्गों का क्षेत्रफल, 4 वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 2, 5, 6, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 छक्का 24, 4 चौका 16, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 64। यदि इसका भुजा निकालने के लिए चाहे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यदि इस साइड आएगा तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, 64 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि भुजा निकल गया कितना आपका 8 निकल गया भुजा। तो भुजा 8 निकल गया, तो वर्ग का जो है प्रत्येक वर्ग का यदि परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, भुजा कितना निकला 8, तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप 4 8 32, यानी कि 32 इकाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए 4 वर्ग का क्षेत्रफल है 256, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 256 में 4 से भगा दे देंगे 64 निकल गया, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 निकला, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 64, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 64 में, तो 8 निकल के आ गया। तो एक भुजा बराबर आपका 8 है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 4 गुना 8 मतलब 32, बिल्कुल क्लियर है आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा। तो एक पैटर्न है, इसको आप लोगों को पूरा करना है। देखिए 1 जोड़ 3 बराबर 4 है, उसके बाद 3 यहाँ पे फिर लिखा गया, 3 में फिर 3 जुड़ा 6 हो गया, तो जुड़ के 9 हो गया, फिर यहाँ पे 6 आया, 6 में 4 गुटा तो कितना हो गया 10, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 में 5 जोड़िए क्या हो गया 15, तो 15 10 25, आप लोग समझ गए होंगे। 1 + 2 जुड़ के 3 हुआ, फिर 3 लिख दिए, 3 में 3 जोड़े 6, फिर 6 लिख दिए, 6 में 4 जोड़ दिए 10 हो गया, फिर 10 लिख दिए, 10 में 5 जोड़ दिए 15 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 10, 15, 25 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा 9 परीक्षणों का सही रूप है। तो यहाँ पे 9 आपको बनाना है कि कैसे बनेगा। तो 9 बनाने के लिए आप लोग पहले इस तरह से 4 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको काट दिए तो हो गया कितना 5, उसके बाद फिर 4 कर दीजिए, इस तरह से होता है
कितना 9। तो इस तरह से 9 को जो है इंडिकेट किया जाता है मिलान चिन्ह के द्वारा। 5 लिखने का यही तरीका है, 4 लाइन को सीधे मतलब वर्टिकल खींचिए और एक को जो है उसके जो है डायगोनल आप लोग काट दीजिए तो हो गया 5, और 4 है, 4 और बचा हुआ तो 4 इस तरह से वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 5 4 9 हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 20। तो इस तरह से टोटल 10 है तो 10 से भागा दे दीजिए, तो सारे को जोड़ के 10 से भागा दे देंगे तो आपका 11 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ से CDP बेस्ड क्वेश्चन चालू होता है। फर्स्ट है, कक्षा 5 का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुणों समझ पाता है किंतु वर्गों, आयतों एवं समांतर चतुर्भुज के बीचों के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस सिद्धांत स्तर पर है, किस मतलब कि लेवल पर है, वही आपको बताना है। तो कक्षा 5 का वह छात्र है हरमन, वह वर्ग के जो गुण समझ पाता है किंतु वर्गों और आयतन मतलब कि आयत के बीच जो है कोई संबंध का व्याख्या नहीं कर पाता है। तो वह किस स्तर पर है, तो वह जो एक तरह से सिर्फ क्या कर रहा है, वह जो एक तरह से देख रहा है, यानी कि दृश्यीकरण जो उसका जो लेवल होता है मतलब कि वेन हेले का जो सिद्धांत होता है दृश्यीकरण का लेवल, उसी लेवल पे बच्चा अभी है। तो दृश्यीकरण मतलब देखता है बट उसके पीछे जो है कोई रीजन कोई तर्क नहीं दे पाता। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है। मतलब कि गणितीय तत्व को जो है स्थापित करने के लिए सबसे अधिक किस चीज़ों का, किस तत्व का उपयोग किया जाता है वही बताना। प्रयोग का, सत्यापन का, तार्किक विवेचनों का या अभिगृहितों का। तो सबसे अधिक यदि बात किया जाए तो यानी कि तार्किक विवेचना और अभिगृहितों का जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है गणितीय तथ्यों के लिए। तो ऑप्शन नंबर C एंड D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्य परक मूल्यों के विकास के लिए सहायक है। यानी कि गणित का जो है अधिगम करने के दौरान सबसे अधिक उसके लिए जो सौंदर्य परक यदि मूल्यों की बात करें उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ सहायक होगा वही आपको बताना है। फर्स्ट है, विद्यार्थियों को अधिक प्रश्नों को हल करने का अवसर देना चाहिए। क्या अधिक प्रश्न यदि बच्चे को हल करने के लिए दिया जाए तो उससे सौंदर्य परक मूल्यों का विकास होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणितों का उपयोग का अन्वेषण करना। उसके बाद विद्यार्थियों के उनके आसपास की गणितीय स्थिति की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर B और C जो है आपका बिल्कुल क्लियर है। तो B और C यदि इस तरह की चीज़ों को बच्चों में कराया जाए तो उससे जो उसका सौंदर्य परक जो मूल्य होगा उसका काफ़ी ज़्यादा यानी कि डेवलप होगा बच्चों में। यदि उसकी आसपास की चीज़ों को जांच करने के लिए कहा जाए, उसे स्वयं बनाने के लिए कहा जाए, उससे प्रश्न अवसर मतलब कि बनाने का अवसर प्रदान किया जाए, या जो है विभिन्न कलाओं जैसे वस्तु और रंगोलियों के माध्यम से गणित का अन्वेषण कराया जाए, तो इससे बच्चों में जो है सौंदर्य परक मूल्यों का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। न कि एक ही मतलब कि बार बार एक ही प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाए, अलग अलग प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाए, उससे उस चीज़ का वृद्धि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर B और C आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों को उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। तो आपको बताना है कि व्यक्तियों का जो है उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इप्स्टिविक आकलन में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्या? इंस्पेक्टिव जो आकलन होगा, इंस्पेक्टिव आकलन, उसमें जो है स्वयं के जो है पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनकी प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। तो इंस्पेक्टिव आकलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर जो 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं उनमें गणित में जो है आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है? तो फर्स्ट है आपका दृश्यीकरण कौशल का विकास, दिक्स्थान संबंधी विवेचना कौशल का विकास, आकृतियों को नाम याद कराना। किसी भी आकृति का नाम याद कराना ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो है ए और बी ये दोनों बिल्कुल ही सहायक होगा। तो ये उद्देश्य हो सकता है दृश्यीकरण कौशल का विकास और दिक्स्थान संबंधी विवेचना कौशल का विकास। तो इस तरह से जो प्राइमरी स्कूल में जो होते हैं बच्चों को गणित की यदि समझ करानी है उसका ये उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी स्कूली गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुओं का मतलब कि संसाधन कक्षा में होना आवश्यक है? जो प्राइमरी जो कक्षा होते हैं 1 to 5 जो स्कूल होते हैं उनमें गणित की शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से किस चीज़ों का उपयोग करना ज़्यादा आवश्यक है? तो फर्स्ट है आपका चार्ट, पुस्तकें और गुणन सारणी। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि यदि मतलब कि 1 to 5 के यदि बच्चे हैं तो उनमें यदि गणित की चीज़ों को यदि सिखाना हो तो उसके लिए चार्ट, पुस्तकें और गुणन सारणी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अगला क्या, पेन, पेंसिल, रूलर, ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसके बाद देखिए सी में क्या, मूर्त शिक्षण अधिगम, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि गणित माला, टेनग्राफ, त्रिविमीय आकृति, जियो बोर्ड, ये सारे चीज़ यदि मूर्त वस्तुओं के सहारे यदि बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बेहतर होता है। तो इस तरह से आपका ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मतलब कि बच्चों को जो सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है और समूहीकरण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चे की उपयुक्त कार्यों को पूरा करने में सहायता करता है? तो देखिए कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और उनके गुणों की विशेषताओं को अनुसार पहचान सकता है और समूहीकरण कर सकता है। तो बच्चे में जो है पहले उस चीज़ को नियम को सीखा है, बच्चे पहले क्या किया, उस नियम को समझा है, उसके ज्यामिति जो आकृति गुणों की विशेषता को उस आधार पे उसको जो क्या करता है क्लासिफिकेशन करता है, एक तरह से मतलब कि अलग करता है। तो पहले उस नियम को सीखा, उसके बाद तब उन्होंने क्या किया, चीज़ों को जो है अलग अलग करने मतलब कि कर रहा। तो इस तरह से उसके अंदर किस तरह का जो है कौशल है, तो आगमन। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है, कौन सा हो जाएगा, आगमन हो जाएगा कौशल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन मुद्रा अवधारणाओं के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रैक्टिकल है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के मुद्रा अवधारणाओं के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? भूमिका निर्वहन आयोजित करना, उसके बाद अगला है आपका समीप के बाजार जाकर, उसके बाद विभिन्न प्रकार की मुद्रा परिवर्तन नियमों का शिक्षण द्वारा, कलन विधि द्वारा। तो ऊपर से आपका जो है दोनों यानी कि ए भी और बी भी। तो इसके लिए बच्चों को यदि भूमिका निर्वहन आयोजित करना और समीप के बाजार जाकर, तो ये दोनों प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मतलब कि उनके दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणाओं के बारे में उपयुक्त होगा। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है का निषेध है? यानी कि निम्नलिखित में से बताना कौन सा कथन सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसके बारे में एक निषेध है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है, यह गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, यह गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद है, एक त्रिभुज मौजूद है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। उसके बाद है कि सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इनमें से जो है आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए और बी, यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। यानी कि यह गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, एक त्रिभुज मौजूद है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी कि दोनों बात ही यहाँ पे क्या कर रहा है सही, यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। एक बालिका व्यक्त करती है यदि रेखा AB CD से छोटी है और रेखा CD रेखा EF से छोटी है, तब रेखा AB रेखा EF से छोटी होगी। मापन के कौन से गुणधर्म का यह उल्लेख करता है? सहचारी गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, संक्रामिता गुणधर्म या संरक्षण गुणधर्म। तो ये उससे छोटी है, ये उससे बड़ी है, इस तरह का यदि गुणधर्म हुआ मतलब कि यहाँ पे उल्लेख किया गया तो ये क्या कहलाता है? संक्रामिता गुणधर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ये और भी एक बार आया था ये क्वेश्चन, मतलब कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो ये जो है संक्रामिता गुणधर्म के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला है आपका, कक्षा 1 के बच्चों को गिनती और अंक की अवधारणाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का उदाहरण है? तो कक्षा 1 के बच्चों को गिनती और अंक की अवधारणाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण आपको बताना है। तो फर्स्ट है क्या, शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान लेकर जाए, उन्हें गिनती का पाठ करवाए। सेकेंड में क्या बोल रहा है, बच्चों को कुछ भी खेलने की अनुमति दे क्योंकि यह अंकों का ज्ञान और गणन कौशल को बढ़ावा दे सकता है। तीसरा देखिए क्या, शिक्षक शिक्षिका मूर्त वस्तुओं जैसे पत्थर के टुकड़े, जैसे ही आप लोगों को मूर्त चीज़ें आप लोगों को दिख रहा है गणित के बारे में, वो ऑप्शन लगभग आपका जो है बिल्कुल ही पॉजिटिव यानी कि लगभग सही होने के कगार पे आ जाता है। शिक्षक या शिक्षिका मूर्त वस्तुओं जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि का उपयोग करके बच्चों को दिशा निर्देश इन वस्तुओं को खेलने की अनुमति दे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। उससे बच्चों की जो है अंक गिनती की अंक अवधारणा भी वह सीख जाएगा। तो इस तरह से मूर्त वस्तुएं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? तो आपको बताना है कि पाठ योजना जो है शिक्षण के किस चरण से संबंधित है। तो ये जो आपका जो है प्री एक्टिव यानी कि जो किसी भी पाठ को जब शिक्षक पढ़ाते हैं उससे पहले का जो उसका योजना होता है, पाठ को पढ़ाने से पहले की योजना, वही आपका प्री एक्टिव कहलाता है। यानी कि पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? प्री एक्टिव। प्री एक्टिव क्या होता है? पढ़ाने से पहले का जो योजना होता है वही प्री एक्टिव कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक स्तर की गणितीय शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों का वृत्ताकार टुकड़ों, आयताकार पट्टियों बांट देती है, तब वह उनको सामग्री का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने को कहती है। कौन सा भिन्न का जोड़ 1/2 होगा? तो एक प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों को वृत्ताकार टुकड़े में और आयताकार पट्टियों बांट देती है, तब वह उनको सामग्री का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए कहती है कि बताइए कि कौन सा जो भिन्न का जोड़ जो 1/2 होगा। तो फर्स्ट है आपका, को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हतोत्साहित करना चाहिए और तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, गलत ऑप्शन हो गया। को हल करना बच्चों के लिए इस स्तर पर अत्यधिक कठिन होगा। बच्चों को ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चों को कठिन होगा, इस तरह से ये भी गलत ही होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहा। को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनके उत्तर को उत्तर की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल देखिए लास्ट चौथा वाला में हतोत्साहित है तो गलत। तो प्रोत्साहित, बच्चों में जब भी कोई ऑप्शन में आपको प्रोत्साहन की यदि बात देखे तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चों को उसमें जो है एक सही उत्तर की ओर ले जाता है, तो इसे उस प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए बच्चों के निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए। तो निम्नलिखित मतलब कि किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणितीय कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए तो बच्चों ने निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए। बच्चा बोलता है कि मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़े से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। मेरा जो गणित पुस्तक का जो भार है 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। मेरे पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़े से कुछ कम है। उपयुक्त क्रियाकलाप का उद्देश्य, तो इस तरह का जो क्रियाकलाप यहाँ पे हो जा रहा मतलब कि किया जा रहा है तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना जब शिक्षक व्यस्त है। कभी भी ये व्यस्त वाली सब बात यदि बच्चों को व्यस्त रखना है, शिक्षक व्यस्त रहना चाहता है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाता है। भारी के योग की अवधारणा को सुदृढ़ करना। उसके बाद अगला है भार मापन के लिए इकाइयों में के परिवर्तन की अवधारणा का परिचय करवाना।
उसके बाद है भार मापने की अवधारणाओं का परिचय देने का आधार बनाना। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि भार जो है बच्चे को जो है 2 टुकड़े से अधिक है, 3 टुकड़े से कम है, 2 टुकड़े से कुछ कम है। तो इस तरह का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है भार मापने की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए आधार बनाना, ये ऑप्शन बिल्कुल 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीकी गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आकलन है जो गणित के विषय में जो है मतलब कि तकनीकी गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, अवलोकन, उसके बाद है सत्र अंत परीक्षा। तो इसमें जो है परीक्षा यानी कि सत्र अंत जो परीक्षा होता है यानी कि जो लास्ट टाइम में जो परीक्षा लिया जाता है, ये कोई भी मतलब कि एक तरह से तकनीकी गणित में जो है रचनात्मक आकलन का ये हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें मैथ्स के। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।